कल वाली बात कर लेते हैं। कल हमने क्या देखा था कि हाउ डज अ लेक फ्रीज, और उसी की थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने क्या किया कि हमारे पास में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मैंने कह दिया आपके पास नेगेटिव में है कि -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने दे दिया कि सराउंडिंग टेम्परेचर है -T0 डिग्री सेल्सियस। नाउ यहां पर हमारे पास में क्या है, पानी था। यहां पर हमारे पास क्या था, पानी था। तो ये है पानी, है ना, ये है ब्लू है पानी पानी, तो ये है ब्लू है पानी पानी। ठीक है। अब क्या कर हाँ दिया सर। कि हाँ बाबा, कि अब मेरे पास क्या बोलता हूं कि यहां पर अब बाहर का टेम्परेचर है माइनस में और पानी का टेम्परेचर कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूं कि बाबा यहां पर आइस फ्रीज होना शुरू होगा, यहां पर आइस बनना शुरू होगा। तो इन दी बिगिनिंग देखा कि यहां पर कुछ आइस बनी हुई है, कैपिटल एच आइस बनी हुई है। तो यहां पर मैंने कहा कि बाबा t=0 पर, एट t=0, यहां पर एच ये बना हुआ है ना, ये एच बना हुआ है कि ये एच आइस बनी हुई है ऑलरेडी, इतना पहले से ही बना हुआ है। अब हमने इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, और ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मैं यहां पर देखता हूं कि यहां पर है ब्लू है पानी पानी। तो वो कहाँ है अपना पानी, ये रहा पानी, और इस पानी के लिए मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखो आइस कहाँ थी, यहां तक थी। बाहर का टेम्परेचर क्या है, 0 से ज्यादा है कि 0 से कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जीरो से कम है, जीरो माइनस से में। कम है, नेगेटिव है। तो बताओ यहां पर टेम्परेचर कौन सा ज्यादा हुआ, 0 ज्यादा हो गया। इसका मतलब जीरो। यहां से हीट बाहर की तरफ जाएगी। तो हीट बाहर की तरफ गई तो इसका मतलब खुद की एनर्जी कम कर देगा, इसका मतलब यहां पर फ्रीजिंग करवा देगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि बाबा यहां पर डेप्थ ऑफ आइस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताइए क्या रहेगा, गिवन एट t=0 डेप्थ इज इक्वल टू कैपिटल एच। एट t=0 डेप्थ इज इक्वल टू कैपिटल एच। ठीक है। ऑल्सो 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 मैं कहता हूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, मैं अगर इसको कह देता हूं कि ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लेक अगर मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेक जिसमें कि आइस जम रही है, लेट्स से दैट इज ए, और डेंसिटी ऑफ आइस मैंने कह दिया दैट इज रो आई से दिखा दिया। तो आपको जानना है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ आइस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताइए क्या बनेगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, दिमाग की धज्जियां उड़ा देगा। और मैं कोशिश करता हूं कि आप में से कोई एक सवाल सॉल्व करेगा तो आपको डेफिनेटली एक मस्त महंगी वाली चॉकलेट, सॉरी, महंगी वाली एक मस्त वाली चॉकलेट दूंगा। फिर ऊपर लो जरा। सर डायग्राम बता। हम्म, सर वो टी टेम्परेचर है क्या, गिवन एट? ये है t=0, एट t इक्वल नहीं टू सर, जीरो। नीचे नीचे डेप्थ ऑफ आइस, वो क्वेश्चन देने की ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, नीचे करो ना सर। सर नीचे ले लो।
बोलो बाबा, व्हाट डू यू थिंक? सर वो पहले की स्लाइड दिखाओ सर एक बार। ये लो बाबा। थैंक यू सर। सर आपने जो जिगजैग जिगजैग बनाया है वो आइस है ना? हाँ, यहाँ पर ये जमी आइस, हुई। ये आइस बना हुआ है। सर एच स्क्वायर इक्वल टू के टी बाय रो आई। सही लग रहा है बाबा मेरे को। अच्छा, कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज की है ना। एक और चीज़ मुझे देनी थी, कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू के। हाँ जी, एच स्क्वायर इक्वल टू के आई सर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू के आई। क्या कह रहे बड़ा? सर पहले आई इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन एच इंटू के लिखा, मतलब आर निकाला एच बाई के ए से। फिर उससे डेल्टा टी आई को लिखा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। हाँ, और उसको टी नॉट अपॉन एच इंटू के से इक्वल किया। टी नॉट अपॉन एच अपॉन के। एच तो वेरिएबल है ना बाबा? हाँ ना सर, फिर वो डेल्टा एच तो वेरिएबल है ना। वो तो क्या था कि शुरुआत में हमने देखा तो उसकी डेप्थ कैपिटल एच पाई गई, लेकिन बाद में क्या कैपिटल एच पाई जाएगी अपने को नहीं मालूम, अपने को चाहिए दिखना पड़ेगा। हाँ सर, फिर वही उसको एच को वेरिएबल मान के। अच्छा, एच को वेरिएबल मान के किया, तो फिर आगे क्या किया बोलो? सर फिर वो डेल्टा टी को ऊपर लेके गया और एच डेल्टा क्यू को नीचे लेके गया, ठीक मतलब है। हाइट को एक साइड लाया। ठीक हाइट है, इक्वल टू टी नॉट के ए इंटू टी आया ठीक है। टाइम, और अपॉन डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू को एम एस डेल्टा टी लिखा। फिर एम एस डेल्टा टी नहीं सर, सर वहां से मास को लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ, तो फिर वो एच इंटू रो आया। हाँ, तो फिर वो एम की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट करके एम को क्या H- लिखा? और ए एच इंटू रो आई। ठीक है। एच क्या है बाबा? वो लेंथ ऑफ हाइट। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आपने, लेकिन काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हो, तो वेरी गुड। बट एक थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ है। हाँ जी, बोलो बाकी लोग क्या क्या कह रहे हो? सर रो एल बाय 2 KT इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर, नहीं H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। रो H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। नहीं सर, T इज इक्वल टू रो एल बाय 2 KT इंटू H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। हाँ यार, लग तो सही रहा है बाबा। क्या किया बता? सर पहले वो ये फॉर्मूला लिखा सर, रेट ऑफ हीट फ्लो dq बाई dt इज इक्वल टू के इन ये डेल्टा टी, change हाँ, एल अपॉन के। हाँ, फिर अपॉन वाई। सर फिर dq के लिए है ना, मैंने आइस के लिए है ना m इंटू एल लिया सर, मतलब और एम क्या लिया बाबा? ऐसा ही कर रहे हो? एम क्या लिया? m dm लिया है सर, डीएम छोटा लिया। D। अरे वाह, वेरी हाँ। गुड। और सर फिर dq को है ना l इंटू रो a इंटू dy लिया सर। अरे वाह भाई, बस आज तो दिल जीत लिया यार तूने तो। बस 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 बस, देखो। सर इंटीग्रेशन से। हाँ, बस हो गया हो गया हो गया। तो देखो यहाँ पर ये था -T0 ° बाहर की तरफ। अब देखो शुरुआत में इसकी डेप्थ कितनी थी? कैपिटल एच। अब बाद में हो सकता है इसकी डेप्थ जो है वो चेंज हो जाए, तो मैंने क्या दिया, ये जो डेप्थ हो चुकी है लेट्स से दैट इज वाई। डेप्थ हो गई ये वाई,
है ना, चेंज हो गई ना। और y होने के बाद में अब मैं देखता हूं कि अंदर का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस अंदर है, बाहर है -T0, तो इसका मतलब हीट ऐसे फ्लो करेगा। तो हीट ऐसे फ्लो किया तो हीट करंट आई क्या लिखा जाएगा, डेल्टा टी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, बड़ा टेम्परेचर है 0 माइनस छोटा टेम्परेचर कितना है -T डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, कितना लिखा जाएगा बोलो, T/R। तो ये आ जाएगा L अपॉन के रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस L/K, थिकनेस कितना हो गया ये Y अपॉन के, तो ये आ चुका है T0, ये ऊपर T0 था, T0 KA इंटू वाई, दिस वुड बी हीट करंट I। चलो ठीक है, अगर हीट करंट गया, हीट करंट का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू dq अपॉन dt। हीट करंट का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू dq अपॉन dt। मेरा सवाल ये है कि बाबा dq अपॉन dt अगर यहां पर गया तो हीट गई कहां से, अंदर से, कहां गई, बाहर। तो इसका मतलब यहां से जो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी था उससे और अगर हीट निकाल दी जाए तो क्या होगा बताओ, और आइस बनेगी। हाँ, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भैया थोड़ी सी हीट dq अगर चली गई, थोड़ी सी dq हीट अगर चली गई तो यहां पर आइस बन जाएगी, तो थोड़ी सी लेयर ऑफ आइस बन जाएगी। तो मैंने यहां पर कह दिया कि यहां पर dy थिकनेस की आइस और बढ़ चुकी है, तो dy थिकनेस की आइस और बन चुकी है। तो बताओ अगर थिकनेस dy है, एरिया कितना था बोलो, A था, तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ न्यू आइस फॉर्म्ड, अगर वो लिखें तो वो कितना हो जाएगा, A इंटू डी वाई। वॉल्यूम ऑफ न्यू आइस फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, A इंटू डी वाई। सही है क्या बात को, हाँ सर सही है। ठीक है, अब A इंटू डी वाई अगर ये बन गया, A इंटू डी वाई अगर ये बन गया, तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ न्यू आइस फॉर्म्ड इज A इंटू डी वाई। मैं कह सकता हूं मास ऑफ न्यू आइस फॉर्म्ड क्या लिखा जाएगा बोलो, रो आई इंटू A इंटू डी वाई। रो आई इंटू A इंटू डी वाई, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आ जाएगा। हाँ सर, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा, दिस वुड बी मास ऑफ द न्यू आइस फॉर्म्ड, इतना बन चुका है। मास अगर इतना बन गया तो बताओ इतना मास अपना फेस चेंज में आ चुका है, तो कैन एनीबडी टेल मी कि बाबा कितना हीट इसने दिया होगा। तो हीट गिवन बाय फॉर्मिंग आइस, तो आइस को फॉर्म करने के लिए, अच्छा मैं लेटेंट हीट ऑफ आइस को लिख लेता हूं, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस अगर लिखें तो वो मैंने L बोल दिया। तो बताओ कितना मास ऑफ आइस बना हुआ है, इतना मास ऑफ आइस बना हुआ है, और 1 ग्राम के लिए कितनी हीट निकलती है, L हीट निकलती है, तो इतने ग्राम के लिए कितनी निकलेगी, दैट वुड बी रो आई A इंटू डी वाई इंटू L। तो इस प्रकार से बन गया था। तो मेरे पास दिस इज हीट गिवन बाय फॉर्मिंग आइस, इतना बन चुका है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, dq। समझे क्या, हाँ सर समझा। हाँ सर, यस सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारे पास बन गया है dq इज इक्वल टू रो आई इंटू A इंटू डी वाई इंटू L। ऑल्सो थोड़ी देर पहले हमने देखा था dq बाई dt कितना आ गया था, dq बाई dt इज इक्वल टू T0 KA वाई, अपॉन वाई, T0 KA अपॉन वाई। तो यार ये भी तो dq था ना, इसको इधर डाल देते हैं। तो यहां से देखो कितना आ गया, दैट इज रो आई A डी वाई इंटू L अपॉन dt इज इक्वल टू T0 KA अपॉन y। जो चीज काट सकते हैं काट लेते हैं। तो देखो मेरे पास A कटेगा, A कटेगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर, नहीं कट रहा है। अब देखो y यहाँ पर dy यहाँ पर, दोनों के बीच की दूरियां हैं, दूरियां अच्छी लग नहीं रही, तो मैं क्या कर लेता हूँ, दूरियां समाप्त कर लेता हूँ। तो दूरियां कम करने के लिए मैंने क्या किया, y को इधर ले आया, dy उधर का उधर रहा, ठीक है।
y को इस तरफ हाँ, लेके सर। आ गया मैं, dy वहां का वहीं रह गया, बाकी चीजें राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो बाकी चीजें क्या आ गई, एक तो टी नॉट, एक आ गया k, एक आ गया dt, टी नॉट आ गया, k आ गया, dt आ गया, डिवाइडेड बाय क्या लिखूं बोलो, रो आई रो रो आई अपॉन एल, रो आई into L. तो इस तरह से ये बन गया है। चलो ठीक है, तो यहां से मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन दोनों साइड में, तो यहां से वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, देखो टी नॉट कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, रो आई कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन यहां पर क्या आ गया, dt कौन था, टाइम था, तो टाइम की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। y क्या था, डेप्थ था, y की शुरुआत कहां से हुई थी बताओ, एच से कैपिटल एच से मैं मान लेता हूं कुछ नई डेप्थ हो चुकी है, मान लेते हैं डी तक, नई वाली जो डेप्थ है वो लेट से दैट इज डी। तो ये क्या लिखा जाएगा, दिस वुड बी डी स्क्वायर माइनस कैपिटल एच स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी नॉट के अपॉन रो आई इंटू एल, और ये आ चुका है टी माइनस 0। तो दिस कम्स आउट टू बी डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज 2 टाइम्स टी नॉट के अपॉन रो आई इंटू एल इंटू टी। तो यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2 टी नॉट के अपॉन रो आई इंटू एल इंटू टी। तो दिस इज नोन एज, यहां पर देख लो डेप्थ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, हाँ सर। तो दैट वुड बी द फाइनल आंसर। डेप्थ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाल लिया है, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। डन 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 डन। पूरा दिखाऊं क्या वापस, हाँ सर लिखना है। ये लो बाबा, यहां से सॉल्व करना शुरू किया, डन। आगे बढ़े सर, नीचे करो ना। हाँ सर नीचे। तो थोड़ा नीचे लिए, हाँ जी, नीचे लो ना थोड़ा नीचे। थोड़ा सा नीचे, तो ये ले लो। डन। नो सर, एक मिनट। हाँ, हाँ सर, नीचे लो अभी। थोड़ा नीचे। हाँ जी, तो
हो गया डन सर, हम्म, हो गया सर। चलो बाबा। नाउ लेट, ये हुआ हमारा कंडक्शन। कंडक्शन के बाद हम बात करेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज इट इन आवर सिलेबस? नो। तो कन्वेक्शन ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, तो ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे नहीं। मैं बस आपको हल्का फुल्का आइडिया देता हूँ जो कि कॉमन सेंस की मदद से भी समझा जा सकता है। तो देखो यार, आप लोगों ने घर पे कपड़े वपड़े तो धोए होंगे, धोए कि नहीं धोए बताओ? हाँ सर। नहीं हाँ, जब धोए तो सुखाने के लिए भी डाले होंगे, तो सुखाने के लिए डालते हो तो ऐसा क्या, ऐसा गट्टा करके रख देते हो कि ऐसे फैला फैला के रखते हो कपड़ों को? फैलाते हैं, फैलाते हैं। फैलाते हैं, तो क्यों रे बाबा ऐसा फैला के क्यों रखते हो? ऐसा गट्टा करके क्यों नहीं रखते उसको? सर जल्दी वो सूखेंगे नहीं ना, हवा नहीं रखने से वो तो जल्दी यहाँ पर सूख क्या है जाएगा, कि हवा नहीं हमें समझ लगेगी में ना। आया कि ज्यादा एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो जल्दी सूख जाते हैं। ज्यादा एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो जल्दी सूख जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने देखा कि dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब कभी भी कन्वेक्शन की बात होगी तो dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऑल्सो मैं अगर सोचता हूं कि बाबा मान लो यहां पर ये जो क्लॉथ है वो बहुत ठंडा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों का बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो हीट फ्लो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा हो गया। मैं कह सकता हूँ कि होगा dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी T minus T नॉट। तो यहां से वी कैन से दैट कि जो कन्वेक्शन का जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ कन्वेक्शन वो है dq by dt and that is proportional to a into t minus t naught. A into t minus t naught, that is the rate of heat flow of the convection, that is a into t minus t naught. चलो ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अभी आपने इस चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर देखना है तो आपको मोटरसाइकिल के इंजन के पास पहुँचना पड़ेगा। मोटरसाइकिल का इंजन देखा है क्या आपका? देखा है सर। हाँ देखा है हाँ सर। तो वहां पर आप अगर देखोगे तो इंजन कुछ ऐसा बना हुआ होता है कि लाइक है ना, ये आप अगर सराउंडिंग में देखोगे ना, ऐसे यहाँ पर से पत्तियां निकली हुई होती हैं उसकी। हाँ सर। हाँ सर। है ना, फिर ये ऐसा गोल सा होता है नीचे, फिर उसके बाद पीछे वो कई सारी चीजें होती है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इंजन वो यही होता है, ये होता है इंजन। अगर वो पत्ती ना भी बनाते तो वो इंजन कैसा दिखता? वो ऐसा का ऐसा एकदम डब्बे जैसा दिख जाता है, ऐसे गोल गोल सा। समझे क्या? हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर हमने ये जो पत्तियां ऐसे लगा दी हैं, उससे क्या हो गया? उससे फायदा ये हो गया कि बाबा हमारा जो इंजन का एरिया है जो हवा के साथ कांटेक्ट में है वो बढ़ गया है। सोचो ना कि यहाँ पर इस पत्ती की जगह यहाँ पर क्या है? बस सीधी सी ऐसे लाइन बनी हुई है। सिमिलरली इस पत्ती की जगह यहाँ पर देखो क्या है? सीधी सी ऐसे लाइन बनी हुई है। इस पत्ती की जगह देखो यहाँ पर क्या है? सीधी सी एक ऐसी लाइन बनी हुई है। तो आप क्या देख सकते हो कि बाबा ये जो सीधी सी लाइन है, इसके कंपैरिजन में पत्तियां अगर लगा दी जाए तो एरिया बढ़ जाता है, एरिया इंक्रीजेस। सर कैसे? समझा नहीं सर। अरे बाबा तो खुद सोचना। ये यहाँ पर मैं एक तो इंजन ऐसा था, अब इसी जगह मैंने एक पत्ती और लगा दी, एक पत्ती मैंने ऐसे और लगा दी, एक पत्ती मैंने और लगा दी। तो यहाँ पर यू कैन से कि बाबा ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला एरिया एक्स्ट्रा हो गया ना, जो पहले नहीं था, पत्ती लगाने से पहले नहीं था। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड वाला एरिया और ये राइट साइड वाला एक्स्ट्रा आ गया ना, जो पहले नहीं था पत्ती लगाने से पहले। हाँ सर। तो मैं क्या कहता हूं कि बाबा पत्ती लगाने की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो एरिया हवा के जो एक्सपोजर में है वो बढ़ चुका है। और अगर एरिया बढ़ गया तो यहाँ पर कन्वेक्शन की जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। तो शायद आपको पता हो कि इंजन के अंदर में पेट्रोल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है। तो पेट्रोल बर्न करेगा तो हीट जनरेट करेगा। अब हीट जनरेट करेगा तो बाबा यहाँ से अपन तो चाहते हैं कि इंजन जो है वो ठंडा बना रहे, ज़्यादा गर्म ना हो जाए।
तो बताओ हाँ, इन दोनों सिनेरियो में से सिनेरियो नंबर 1 और 2 में से कौन सा चूज करना सही रहेगा, पत्ती वाला कि बिना पत्ती वाला? पत्ती वाला पत्ती वाला हवा के क्यों? कांटेक्ट क्योंकि में वहां पर रहेगा। एरिया ज्यादा, और एरिया ज्यादा तो वहां पर रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा, तो इससे जल्दी ठंडा हो जाएगा इंजन और उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। इसी वजह से वो पत्तियां लगाई जाती है। तो आप जब आप घर पे मोटरसाइकिल वगैरह देखोगे ना, स्प्लेंडर, तो उसमें देखना कि ऐसी पत्तियां लगी हुई होती हैं, है ना। पत्तियों का और कोई काम नहीं है, ऐसा पत्तियां बनाने का और कोई काम नहीं है। द ओनली पर्पस इज कि वो ठंडा बना रहे, है ना। पत्तियां अंदर कुछ नहीं जल रहा होता है, पत्तियों के अंदर में कुछ चल भी नहीं रहा होता है। द ओनली पर्पस ऑफ दिस पत्ती इज टू कीप द इंजन कूल एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग दिस फार्मूला। इट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग दिस फार्मूला। इज इट क्लियर बच्चा लोग? यस सर। ओके, यस सर। हाँ जी। चलो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट रेडिएशन। सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं रे क्या, सर? बाबा, वो तो मैंने बताना था इसलिए बता दिया। कन्वेक्शन में इतना भी कोई नहीं बताता है। सर आपने जो अभी डेप्थ निकाली थी ना आइस का, वो एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर का ऊपर ये जो होगा। फॉर्मूला बना है सर ना, हाँ नीचे सर, नीचे जो लास्ट में जो फॉर्मूला दिया ना आपने सर, वो मतलब कहाँ पर यूज होगा? वो कहाँ पर मतलब यूज उसके होगा? कुछ- यूज कहीं नहीं होगा। मैंने तो बस बताया कि इसको डिराइव कैसे करना है। इसको याद मत करना। डू नॉट रिमेम्बर। तो सर इसके क्वेश्चंस सही क्या? क्वेश्चंस ऐसे आपसे सीधा इसके बारे में नहीं पूछेगा। वो बस पूछ लेगा कि बाबा आपको दे दिया आइस के बारे में, मतलब ऐसा कोई सीधा सवाल नहीं पूछेगा। समझ रहे हो? आप पेपर में हाँ, इसको सर, डिराइव कर समझा। सकते हो। आप इसको याद करने में ज्यादा एफर्ट लगा दोगे, है ना। हाँ। ये एक ऐसी चीज है जिस पर सीधा सवाल, इस फॉर्मूले पर सीधा सवाल नहीं बनेगा। नो, इट विल नॉट बी आस्क्ड डायरेक्टली। होगा तो इनडायरेक्टली कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो फॉर्मूला समझा। रखना मत इसको। हाँ सर। हाँ सर। तो कन्वेक्शन हो गया। नेक्स्ट बनता है कौन सा? रेडिएशन। कन्वेक्शन सर इतना ही था क्या? नहीं, कन्वेक्शन और बड़ा होता है। तो सर हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेडिएशन। रेडिएशन का एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, कौन सा था? सर वो सन का यूवी रेस। सन। तो बाबा सन हमारे पास रेडिएशन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। एंड एवरी एनर्जी सोर्स अवेलेबल ऑल आर धरती माता इज समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द सन्स रेडिएशन। हाँ सर, सोलर। एवरी एनर्जी सोर्स, चाहे आप वो विंड सोर्स हो, है ना, वो टरबाइन वर्बाइन बनते हैं ना, हाँ सर, टरबाइन। तो वो जो विंड मिल होते हैं, विंड मिल देखेंगे तुम्हारे आसपास लगेंगे? देखा है windmill सर। घर के हाँ आसपास? सर। आसपास नहीं सर, लेकिन हिल जगह पे। हाँ, हिली जगह पे देखे। हाँ तो सर, देखे सर। आपने जो विंडमिल होता है ना, तो विंडमिल में भी इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। कैन एनीबॉडी सर। एक्सप्लेन? सर वो जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं ना, तो वो ज्यादा लंबे होते हैं और वो जो डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है सर सोलर जनरेटर से। सोलर मतलब नो सर। सर मतलब सर, वो वो- विंड नहीं सर, सर बिकॉज विंड से रहता है ना सर वो तो। सन की वजह से विंड की फ्लो होती है ना, हाँ इसलिए। सर विंड क्यों फ्लो होती है? सर लो प्रेशर और हाई लो प्रेशर। हाँ। प्रेशर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेट अस इमेजिन अर्थ, धरती माता यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है, सन यहाँ पर है। तो अभी अगर सन इस तरफ था तो सन की लाइट रेज इस पोर्शन पे डायरेक्टली गिरेंगी, यहां पर डायरेक्टली आएंगी। तो डायरेक्टली गिरी तो यहां पर ज्यादा हॉट कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर इस पोर्शन की बात की जाए तो वो ऐसे टेढ़ी गिर रही हैं, यहां पर तिरछी गिर रही हैं। तो यहां पर इनडायरेक्टली मतलब ये टेढ़ी ऑब्लिक हो रहा है, ऑब्लिक। तो यू कैन से दैट कि बाबा यहां पर जो सन की लाइट रे इंसिडेंट हुई वो ऑब्लिकली गिर रही हैं, और ये अगर ऑब्लिक तरीके से गिरी तो यहां पर मतलब ज्यादा कम गर्म करेगा और यहां पर ज्यादा गर्म करेगा। तो यहां ज्यादा गर्म कर दिया, यहां ज्यादा गर्म कर दिया और यहां कम गर्म किया, तो गर्म कम है तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर, और यहां बन जाएगा लो प्रेशर। और ऐसा जोन बना तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ यहां पर एयर फ्लो करेगा।
हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ एयर फ्लो करेगा। एंड जब एयर फ्लो किया तो बीच में अपन टरबाइन लगा देते हैं, विंड मिल लगा देते हैं, तो वो विंड मिल गोल गोल घूमेगा और वो एयर फ्लो को यूज कर लेगा। तो वंस अगेन द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर विंड मिल इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द सन। हाँ सर। हाँ सर। सर उनकी ब्लेड्स क्यों बड़ी होती है सर? दोबारा बोलो। ब्लेड्स जो रहती है ना टरबाइन की, वो क्यों ज्यादा लंबी होती है? क्योंकि बाबा ज़्यादा फोर्स लगा पाए ना। छोटा टरबाइन देखा ही होगा तुमने, जैसे मेरे घर के पास में ही एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर उन्होंने छोटा सा विंड मिल लगा रखा है। तो सर छोटा ही क्यों लगाया, बड़ा क्यों नहीं लगाया? तो बाबा पहली बात तो यह है कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है ना। फर्स्ट चीज़ तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, अपना बजट कंस्ट्रेंट क्या है, मतलब उसमें कई सारी चीज़ें फैक्टर आ जाती हैं। हाँ सर। तो उसकी लंबाई वगैरह या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ वगैरह या डायमेंशन डिसाइड किए जाते हैं। मतलब इससे हवा का उसका कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? हाँ सर। सर वो बड़े वाले ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। हाँ, बड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो अगर जहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना, समहाउ किसी सिचुएशन में हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इन दैट सिनेरियो हम बड़ी वाली विंड मिल यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर कहीं पर हमारी रिक्वायरमेंट कम है तो वहाँ पर हम छोटी विंड मिल यूज़ करेंगे। डन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेडिएशन। और रेडिएशन की हमने जो बात करी थी, अभी तो थ्योरेटिकल बात करी, अब रेडिएशन की कुछ थ्योरीज की बात करते हैं। तो रेडिएशन में सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवोट्स थ्योरी। प्रीवोट्स थ्योरी क्या कहती है कि लिखें बॉडीज रेडिएट, बॉडीज। सर हमारा ऊपर का लिखना बाकी है सर। ऊपर का क्या, विंडमिल? हाँ नहीं सर, वो कन्वेक्शन का लिख लो ये रहा कन्वेक्शन का, यहाँ रहा। सर ये रेडिएशन और वो न्यूक्लियर रेडिएशन अलग अलग है ना? न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं होता, न्यूक्लियर एमिशंस वगैरह होते हैं बाबा, वो वाली चीजें। हाँ सर। मतलब नहीं एक मिनट। हाँ सर। तुम वो अल्फा बीटा की बात कर रहे होंगे, तो वो जो गामा रेडिएशन वगैरह, वो रेडिएशन भी यही है बाबा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सेम रहता सर अल्टीमेटली जो ये है, ये ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो चाहे सन से आने वाली बात हो या चाहे हमारे पास वो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं उसमें से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, वो बेसिकली है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही है ना। आप अगर सन के अंदर भी देखोगे तो सन के अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं कंटिन्यूअसली। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। तो नाउ हम बात करते हैं प्रीवोट्स थ्योरी की। इसमें लिखें बॉडीज रेडिएट एट ऑल टेम्परेचर्स bodies radiate at all temperatures। नेक्स्ट लाइन में लिखें when one body A is surrounded by another body B is surrounded by another body B part of radiations emitted by A part of radiations emitted by A is absorbed by B part of radiations emitted by A is absorbed by B and vice versa emitted by A के बाद क्या था? part of radiations emitted by A is absorbed by
is absorbed by B and vice versa मतलब उल्टा भी ट्रू है। हाँ सर, तो यहाँ पर क्या है कि बाबा ए कोई ऑब्जेक्ट था, उसको सराउंड कर दिया मैंने, किससे? बी से। तो देखो, सबसे पहले तो प्रीवोट्स बाबा ने ये बताया कि सभी टेम्परेचर पर बॉडी रेडिएट करती है। ये इस बात की कंफ्यूजन को दूर कर देगा। जैसे हमारे पास में दिमाग में क्या आता है कि सन है, सन ही रेडिएशन कर रहा है ना। सन को देखते हैं तो सन के मैं बोलता हूँ कि सन रेडिएशन कर रहा है, तो वो बात एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपके सामने, जो घर के सामने आपके जो दीवार बैठी हुई है, वो दीवार भी रेडिएशन कर रही है, तो वो बात थोड़ा पचाना मुश्किल हो जाता है ना। मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि आपके घर के जो अभी सामने जहां बैठे हो, घर के अभी आपके फेसिंग जो दीवार है वो भी अभी रेडिएशन कर रही होगी, इस बात को पचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखो, होता क्या है कि सन का टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई। सिंस द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, व्हाट हैपन्स कि वहां के जो रेडिएशन है, जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो वी कैन फील दैट रेडिएशन कि हाँ भाई, मेरे को गर्म कर दिया सन ने, मुझे एनर्जी दे दी सन ने। बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी दीवार है, दीवार तो रूम टेम्परेचर पर है, तो इससे जो निकलने वाले रेडिएशन है उनका जो अमाउंट होगा या उनकी जो एनर्जी होगी, दैट इज एक्सट्रीमली लो। तो यू कैन नॉट फील दैट रेडिएशन, बट डज इट मीन कि वो रेडिएशन था ही नहीं? नहीं सर, वो है। तो वो रेडिएशन तो है, बट क्या है कि हम उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं जैसे बोलता हूं कि मान लो ऐसे दूध का भगोना है, दूध को गर्म कर दिया और उसके पास में ना उल्टा हाथ करके ले जाना है ना, टच मत करना, बस ऐसे पास में लेके जाना, यहाँ पर हाथ उल्टा करके, तो तुम खुद वहां पर गरम फील कर लोगे। गरम टच नहीं किया हमने, है ना, अभी टच नहीं किया है, कोई कंडक्शन वगैरह नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हमारे हाथ को गरम फील होगा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो दूध का जो अपना पतीला है, जो बाउल है, वो क्या कर रहा है? रेडिएशन कर रहा है, और वो रेडिएशन हमारे हाथ पर गिर रहे हैं, इस वजह से वो हमें फील हो रहा है। जैसे ही हाथ को दूर करोगे तो रेडिएशंस अब भी गिर रहे होंगे, लेकिन वो उसका रेडिएशन का अमाउंट कम हो चुका होगा। पास में जाओगे तो वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन ज्यादा गिर रहे होंगे तुम्हारे हाथ में, तो ज्यादा फील हो जाएगा। तो प्रीवोट्स थ्योरी कहती है कि बाबा सभी बॉडी, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, दे एमिट रेडिएशन, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि कोई बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, तो ए से कुछ रेडिएशन जो बाहर जा रहे हैं उसका कुछ पार्ट बी अब्सॉर्ब कर लेगा, ए के रेडिएशन का कुछ पार्ट बी अब्सॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली बी के रेडिएशन का कुछ पार्ट ए अब्सॉर्ब कर लेगा। बड़ी लॉजिकल सी बात है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। डन? क्लियर? हाँ सर। चलो ठीक है। सर बी ऑब्जर्व करेगा मतलब फील करेगा ना, उसको सेंस। दोबारा बोलो। मतलब बी जो एक मिनट सर। मतलब सारी चीजें रेडिएट करती है हाँ, क्या? आपके सामने रखा हुआ पेन, आपके हाथ का पेन, तुम्हारी खुद की बॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी इज रेडिएटिंग एट एवरी टेम्परेचर। सर हाँ बोलो। सर बी एब्जॉर्ब करेगा रेडिएट, मतलब वो एक ही जो रेडिएशन वो फील करेगा सर, मतलब सेंस होंगी ना उसको। तुम्हारा सवाल ही बड़ा कंफ्यूजिंग है बाबा, थोड़ा क्लियर करो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सर मतलब जो ए रेडिएशन करेगा ना, तो जो बी एब्जॉर्ब करेगा वो रेडिएशन, मतलब उसको फील होगी ना। हाँ, बी को फील होगी। सर वो जो ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो रेडिएशन इमिट करेंगे सर, वो उनकी खुद की रहेंगी या किसी और ऑब्जेक्ट से उन्होंने मतलब एब्जॉर्ब करके वो रिफ्लेक्ट करेंगे? खुद के अंदर से प्रोड्यूस हो रही। तो तुम मतलब रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हो, जैसे चंदा मामा करता है अपना। हाँ सर। है ना, चंदा मामा की बात नहीं कर रहे। चंदा मामा जो है दो प्रकार के रेडिएशन कर रहा है। एक तो क्या है कि सन से आने वाले उस पर गिरे और वो रिफ्लेक्ट कर दिए, एक रेडिएशन तो वो आ रहे हैं, और दूसरे रेडिएशन खुद वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो प्रीवोट्स बाबा ने कहा चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, ईच एंड एवरी बॉडी रेडिएट करती है। ओके
मतलब सर अर्थ पे ईच एंड एवरीबॉडी रेडिएट करेगी क्या? हाँ, अर्थ की तो छोड़ो, तुम्हारी घर के जो टेबल जहाँ पे तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे सामने कॉपी किताब, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा हाथ, तुम्हारे हाथ में रखा हुआ पेन पेंसिल, सभी चीजें रेडिएट कर रही हैं राइट नाउ ऑल्सो, एट दिस मोमेंट ऑल्सो। लेकिन उनके पास एनर्जी कैसे आई सर? क्या हुआ? एनर्जी नहीं है सर। उनके पास एनर्जी कैसे है? एनर्जी कहाँ से एनर्जी आई? कैसे आई अभी सर? मैंने बात ही नहीं करी एनर्जी की, अभी तो प्रीवर्स थ्योरी ने ये कहा कि रेडिएट कर रही है। अब वो एनर्जी आई कहाँ से, थोड़ी दिनों में अभी बात करेंगे। सर ह्यूमन बॉडी भी रेडिएट करती है? हाँ जी, ह्यूमन बॉडी भी रेडिएट करती है क्या? ईच एंड एवरी बॉडी बाबा, ईच एंड एवरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी हो कि नहीं हो, सब रेडिएट कर रहा है। सर हाँ जी, सर वो चेयर पर होता है सर, मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सर वो चेयर पर करंट लगता है सर। करंट टाइप लगता है सर, वो भी रेडिएशन नहीं होती है क्या? अच्छा चेयर पर जो लगता है, चेयर नहीं बाबा, पर। वो कुछ और हाँ सिनेरियो है, सर वो कुछ और सर उसके सिनेरियो है। पास भी लेते हैं तो अलग सर, वो बुलबुल static टाइप electricity। होता है। वो क्या होता है ना कि Static चार्जेस electricity अक्यूमुलेशन हो जाते हैं, कि जब जैसे कभी चट से एकदम झटका लगता है, एकदम मस्त वाला, है ना, वही कह रहे हो ना? हाँ सर, हाँ वही सर। तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार जैसे हम चल रहे सर होते मैट पर भी हैं, होता है जैसे सर, तुमने देखा मैट होगा पर। ना कि कंघी करते हो सूखे बालों में, तो वो ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसा कुछ देखा है क्या हाँ तुमने? सर। हाँ सर, तो हाँ तुम्हें सर यहाँ पर मैं हल्का सा फिनोमिना ये बताता हूँ कि जब कंघी को हम ऐसे बालों पे करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। हाँ सर, चार्जेस। तो जिस तरह से हाँ, कंघी करने से। पर चार्जेस प्रोड्यूस हुए, सिमिलरली अगर मान लो मैं किसी जगह से घिस के आता हूँ, फ्रिक्शन कहीं पर पैदा हो गया, तो उस फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि मेरी बॉडी में चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएं, एंड वो चार्जेस चाहते हैं कि फ्लो होना चाहते हैं। तो जैसे ही किसी कंडक्टर या किसी चीज के टच में आते हैं तो फट से वो चार्ज निकल जाता है और चट से एकदम झटका लगता है ना? तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैट पर भी होता है ना? किस पर होता है? मैट मैट पर। हाँ, मैट पर भी होता है। होता है बाबा, होता है। यस सर। चलो ठीक है, तो दैट इज नॉट रेडिएशन, दैट इज एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ओके ओके ना? Yes, sir. अभी जैसे नया टॉपिक है तो नए नए नामकरण संस्कार होंगे, तो इसी नामकरण संस्कार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक बॉडी। तो लिखें, अ ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी, a black body is a body which absorbs all the radiation, which absorbs all the radiations incident on it। सर फिर से बताओ ना। लिखें, a black body is a body which absorbs all the radiations incident on it and it reflects nothing, बाबा सारा का सारा अब्सॉर्ब कर लिया तो रिफ्लेक्शन थोड़ी ना होगा, हाँ सर। ठीक है? एंड it is ideal absorption, है ना? तो देखो, अब मैं यहाँ पर पढ़ाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कई चीज़ें जो होंगी वो तुम समझ जाओगे, अब्जॉर्ब कर लोगे, दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बाउंस हो जाएंगी, एकदम ऐसे रिफ्लेक्शन मार दोगे। तो तुम बताओ, तुम क्या बनने चाहिए? तुम आइडियल ब्लैक बॉडी बननी चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? तुम लोग बॉडी बननी चाहिए कि जो भी आए सारा का सारा अब्सॉर्ब कर लिया, खटा 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 खटा। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है
कि इस पर इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। और अगर सारा का सारा अब्जॉर्ब कर लिया तो रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा बोलो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं होगा, कोई भी रिफ्लेक्टेड वगैरह कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है। नाउ इस तरह से मैं एक और चीज हाँ जी बोलो। सर वो एमिट भी करती ना ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी एमिट करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। दोनों में अंतर समझो। रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या है? आई हुई चीज को बाहर वापस फेंक देना, अंदर लेना ही नहीं। और एमिट करना मतलब क्या है? तो दैट इज नॉट रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ब्लैक बॉडी एमिशन कर सकती है क्या? हाँ सर। सर बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। क्या ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्शन कर सकती है क्या? नो सर, नहीं कर सकती। तो ब्लैक बॉडी एमिशन कर सकती है और इसका एक्सप्लेनेशन है विद द हेल्प ऑफ प्रीवोस्ट थ्योरी। प्रीवोस्ट थ्योरी ने क्या बोला था कि बाबा एवरी बॉडी एमिट रेडिएशन एट एवरी टेम्परेचर, सभी बॉडी एमिशंस कर रहे होते हैं। तो ब्लैक बॉडी भी तो एक बॉडी ही है, तो वो भी क्या करेंगी? वो भी एमिशन करेंगी। इज इट क्लियर? यस सर। सर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती ब्लैक? दोबारा बोलो। सन ब्लैक बॉडी है क्या? सर क्या? सन ब्लैक बॉडी है क्या? सन देखो, किसी भी बॉडी को डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हैं कि ब्लैक बॉडी होनी है या नहीं होनी, किस पर डिफाइन करते हैं? वो अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसी बॉडी जो कि 100% अब्जॉर्प्शन कर रही है, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। और जो ऐसा नहीं कर रही है, दैट विल नॉट बी नोन एज ब्लैक बॉडी। तो यस, सन के केस में ऐसा होता है कि जो भी रेडिएशन गए वो उधर के उधर ही रह जाते हैं, तो इसका मतलब सारा अब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब ब्लैक बॉडी लिया जाता है। ओके हाँ सर। ओके सर BMW की कार भी है ना ऐसी? दोबारा बोलो। सर वो BMW की कार भी है ना ऐसी? हाँ, अभी BMW की एक कार आई थी कुछ दिन पहले, है ना? वो एकदम काली कलर की कार आई थी। हाँ सर, वेंटा ब्लैक। हाँ, क्या नाम था उसका? सर आई थिंक BMW X6 वेंटा ब्लैक था। हाँ, तो बाबा वो जो देखोगे ना, वो ब्लैक कलर उन्होंने ऐसा बनाया है कि वो रिफ्लेक्शन कम से कम करता है। इसका मतलब सारी लाइट अब्जॉर्ब कर लेती है। तो सारी लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है तो तुम उस गाड़ी को देखोगे ना, फोटो वोटो, तो तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा। और अगर मैं बात करूं तो ये ब्लैक बॉडी जो है वो एक आइडियल बात की जा रही है। ब्लैक बॉडी जो है वो आइडियल बात की जा रही है। अगर आपको पता हो कि बाबा हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है बेस्ड ऑन उस पर लाइट आई, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में घुसी, तो वो ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर वहां पर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट आई और एक भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो क्या वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा क्या? नहीं सर, नहीं दिखेगा। नहीं सर, नहीं दिखेगा। तो अभी देखते हो कि सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है सारे के सारे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या, सराउंडिंग में मेरे पास में कोई ऐसी बॉडी होगी जो ब्लैक बॉडी है मेरे सराउंडिंग में या तुम्हारे सराउंडिंग में? नहीं है ना। सारे ऑब्जेक्ट दिख तो रहे ना, थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, तो लेकिन दिख जरूर रहा है। इसका मतलब कोई भी वहां पर आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो बाबा चलो, अभी इतना ही समय है अपने पास में, उसके बाद में अगली क्लास चालू हो जाती है। तो अभी ब्लैक बॉडी से आगे का डिस्कशन वी विल डूइंग इट टुमारो। ओके बच्चा लोग? डाल दो सर आज का। यस सर। ओके चलो, सी यू टुमारो। बाय बाय। यस बाय। थैंक यू सर। गुड डे बच्चा, बाय बाय।